दोस्तों, एक लड़की आगरा से बस में सवार होकर सीधी जा रही होती दिल्ली। दरअसल दिल्ली जाने का उसका मतलब ये होता है कि वह अपने पति को ढूंढ रही है कि पिछले 3 महीने से उसका पति घर पर ही नहीं लौटा है। वह लड़की अब जैसे तैसे उस बस के सहारे से सीधी पहुंचती है दिल्ली, और दिल्ली में वह पता कर रही होती है कि सरोजनी नगर जाने वाली बस कहाँ मिलेगी। और दोस्तों, जैसे ही उसको वह बस मिलती है वह सीधी पहुंचती है सरोजनी नगर। और दोस्तों, वहां पर वह अपने पति का वह कमरा ढूंढ रही होती है जहां पर उसका पति रहता है। दरअसल दोस्तों, वह बहुत जल्दी उस कमरे पर भी पहुंच जाती है। वह वहां उस कमरे की डोरबेल बजाती है तो वह देखकर हैरान है कि वहां उस कमरे में से एक बड़ी खूबसूरत लड़की बाहर निकल कर आती है। उसका चेहरा थोड़ा मुरझाया हुआ सा है, लेकिन जब यहाँ पर पुष्पा उससे पूछती है कि तुम कौन हो, तो इतने में ही एक छोटे से बच्चे की रोने की बहुत तेज आवाज आती है। दोस्तों, वह लड़की जो कि उस कमरे से बाहर निकल कर आई थी, उसका नाम राशि होता है। और राशि तुरंत अंदर घर की तरफ भागती है और वह छोटे से नन्हे से बच्चे को अपनी गोद में उठाकर बाहर ला रही होती है। पुष्पा जो कि गेट पर खड़े हुए इंतजार कर रही है, वह देखती है कि इस लड़की के हाथ में तो एक बच्चा भी है, यानी कि यह माँ बन चुकी है। आखिर ये कहानी क्या है, वह सोच ही रही थी। अचानक राशि उसको कहती है कि आप बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आइए। अब यहाँ पर धीरे धीरे वह जो पुष्पा है वह अंदर उस घर के अंदर जाती है। दोस्तों, यहाँ जैसे ही उस कमरे में जो बेड होता है उस बेड के पास पहुंचती है तो वह देखकर बिल्कुल हैरान रह जाती है कि वहाँ बेड पर एक फोटो रखा हुआ है। और दोस्तों, उस फोटो में जहाँ एक तरफ उस लड़की राशि का फोटो है, वहीं दूसरी तरफ उसके अपने पति निखिल का फोटो होता है। दोस्तों, बड़ी ही उत्सुकता से वह महिला यानी कि पुष्पा राशि से पूछती है कि ये आदमी कौन है। तो यहाँ पर राशि बड़ा ही राजी हुए होती कहती है कि यह इस बच्चे का पिता और यानी कि मेरा पति है। दोस्तों, जैसे ही इस बात को सुनती है, पुष्पा उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है और बिल्कुल उसके चेहरे पे उसका दुख साफ झलकने लगता है। दोस्तों, यहाँ पर राशि जैसे उसे कुछ और भी पूछने की बात करती है तो यहाँ पर पुष्पा चुपचाप उठ खड़ी होती है और बस बाहर की तरफ जाने लगती है। राशि उसको बहुत आवाज़ लगाती है, लेकिन पुष्पा जैसे कि जिंदा ही नहीं है, उसकी जो बॉडी है वो अपने आप चल रही है। वह चुपचाप वहाँ से कदम बढ़ाते हुए चल रही होती है और वह अपने आप को इतनी बुरी तरह से ठगा हुआ महसूस कर रही है, ना जाने उसके क्या हुआ है। लेकिन दोस्तों, आज पुष्पा को पता चला कि वाकई में उसके पति ने उसको इतना भयंकर धोखा दिया है। दोस्तों, बड़ी ही रोचक कहानी, जिसे जानकर आप लोग भी हैरान रह जाने वाले हैं। आपसे विनती है, इस पूरी कहानी का एक भी सेकंड मिस ना करें। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला शुरू तो होता है आगरा से और ख़त्म होता है दिल्ली में जाकर। दोस्तों, वह जो पुष्पा जिस प्रकार से अपने पति की नई पत्नी से मिलकर आई थी, वह बहुत ही हैरान परेशान होती हुई बस इधर उधर आ रही है, चल रही है। लेकिन यहाँ उसका शरीर तो चल रहा है, लेकिन उसके जो दिमाग है वह काम नहीं कर पा रहा है। उसके दिमाग में तो वो सभी चित्र घूम रहे होते हैं जब निखिल उसको अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर लाया था। और फिर उस रात जब सुहाग रात थी, तब वह पति निखिल बहुत ही ज़्यादा शराब पिए हुए आया था और वह वहाँ पर चुपचाप आकर सो गया था। यानी कि वह जो पुष्पा है वह सजी हुई ऐसे ही बैठी रही पूरी रात उस सुहागरात की सेज पर, लेकिन उसके पति यानी कि निखिल ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर वह बहुत हैरान, दुखी और परेशान है। और उसके बाद वह निखिल अपनी कंपनी का जरूरी काम बताकर उस घर से ऐसे लापता हुआ जैसे उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। ना तो वह निखिल उस पुष्पा के पास फोन करता है, ना ही कोई बातचीत करता है। पुष्पा भी सोच रही होती है, जिस प्रकार से निखिल एक कंपनी में काम किया करता है, हो सकता है उस कंपनी का बहुत ही जरूरी काम आन पड़ा हो और वह उस काम में बिजी हो गया हो, क्योंकि 2-3 दफा तो निखिल की फोन पर बात हुई थी जब उसके पिता उससे बात करते हैं। दोस्तों, निखिल के पिता मांगेराम जब उससे पूछते हैं कि बेटा क्या बात है, तुम क्यों नहीं आ रहे हो, तो यहाँ पर निखिल उनको बताता है कि उनको बहुत ही ज़रूरी काम है, नया प्रोजेक्ट
चालू हुआ है कंपनी का, और अब यहाँ पर दिन रात काम करना पड़ रहा है, उसको छुट्टियां ही नहीं मिल रही है और ना ही ये लोग उसे आने दे रहे हैं। बस वह इन बातों के बहाने बनाकर ना जाने कहां पर लापता था। लेकिन जैसे आज पुष्पा ने उसकी नई पत्नी राशि को देखा, उसके हाथ में वह बच्चे को देखा, तो बिल्कुल हैरान रह गई, परेशान हो गई कि आखिर यह मामला क्या है और क्यों उस निखिल ने ऐसा काम किया। क्योंकि निखिल, जो कि शकल सूरत से दिखने वाला बहुत ही प्यारा और मासूम नजर आता है, उसके पीछे इतना भयानक चेहरा भी होगा। इन सभी बातों को सोच रही होती हुए पुष्पा, और अब पुष्पा आप पहुंचती है कश्मीरी गेट। दोस्तों, कश्मीरी गेट से अब वह आगरा के लिए बस ढूंढ रही होती है। दोस्तों, करीब 1 घंटे बाद, यानी कि अब रात्रि हो चुकी थी और रात के करीब 8:30 बज चुके थे। दोस्तों, 8:30 बजे आगरा जाने वाली बस, जो कि कश्मीरी गेट से रवाना होती है, वह आधी बस भरी हुई थी, आधी खाली थी, और वह बस अब चल पड़ती है आगरा के लिए। दोस्तों, जैसे ही वह बस आगे बढ़ रही है, उस बस में से ठंडी ठंडी हवा लगने लगती है। दोस्तों, वह पुष्पा, जो कि बहुत सारी बातों को सुनकर आगरा से भागी थी अपने पति को ढूंढने के लिए, निखिल को ढूंढने के लिए, वह अब बस बिना अपना ख्याल रखे उस बस में बैठ जाती है। कंडक्टर के मांगने पर वह टिकट तो ले लेती है, लेकिन दोस्तों, टिकट लेने के बाद उसको खुद का होश नहीं है कि आखिरकार वह कहाँ बैठी हुई है। दोस्तों, वह जिस सीट पर बैठी है वहाँ पर एक सीट और खाली होती है, और दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही कोई व्यक्ति आता है उस सीट पर बैठने के लिए, यहाँ पर पुष्पा उसको साफ मना कर देती है कि इस सीट पर मत बैठना। दोस्तों, धीरे धीरे वह बस आगे बढ़ती है और वह बस पहुंचती है सीधे फरीदाबाद। दोस्तों, फरीदाबाद में बस में एक आदमी उस बस में चढ़ता है और वहां पर वह सीट ढूंढ रहा होता है। दोस्तों, उसको अचानक एक सीट दिखाई पड़ती है, वह सीट होती है पुष्पा की बगल वाली, और जैसे वह लड़का वहां पर पहुंचता है तो यहाँ पर पुष्पा भी मना नहीं कर पाती है। और दोस्तों, वह लड़का, जिसका नाम भोला होता है, भोला एक शॉल ओढ़े हुए था, और वह बस उस सीट पर जाकर बैठ जाता है। कंडक्टर द्वारा टिकट लिए जाने पर यहाँ पुष्पा को पता चलता है कि ये जो लड़का है भोला, ये भी आगरा जा रहा है, और वह लड़का वह भी देखता है कि यहाँ पर ये लड़की यानी कि पुष्पा बैठी तो हुई है, लेकिन पुष्पा को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, क्योंकि उसके शरीर के सारे रोए बड़ी ही बुरी तरह से खड़े हुए हैं। और दोस्तों, वह लड़की, जिसके दांत भी धीरे धीरे बजने शुरू हो गए थे, वह ठंड में बहुत ज़्यादा पीड़ित हो रही होती है। दोस्तों, धीरे धीरे जैसे बस और आगे बढ़ती है, अब तो जो खेतों वाला क्षेत्र है वह सामने आ जाता है, और दोस्तों, उन खेतों से उत्पन्न होने वाली वह ठंडी हवा अब तो रोंगटे खड़े कर देती है उस भोला के भी, जिसने वह शॉल ओढ़ी हुई थी। दोस्तों, अचानक वह भोला सोचता है कि क्यों ना वह शॉल को उस लड़की को दे दे, लेकिन ठंड के अधिकता कारण वह खुद भी ऐसा नहीं करना चाहता है। वह उस लड़की से फिर भी हिम्मत करके कहता है कि अरे तुम शॉल ओढ़ लो, तुम्हारे लिए शॉल ओढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों, पुष्पा उसको मना कर देती है, कहती है उसको ठंड नहीं लग रही है। दरअसल उसके दिमाग में तो बहुत सारी पिक्चर ऐसी घूम रही हैं कि कब उसका रिश्ता तय हुआ था, कब उसकी शादी आई थी, और कब उसकी वह सुनसान सुहागरात मनी थी, यानी कि वह बहुत ही ज़्यादा विचारों में खोई हुई है। लेकिन यहाँ पर जो वह लड़का भोला बैठा है, वह सोच रहा होता है शायद इस लड़की को बहुत ही ठंड लग रही है, ये शायद बहुत ज़्यादा टेंशन में है। अब भोला 2-4 बातें करता है और फिर उससे कहता है कि एक काम करो, हम दोनों को ठंड लग रही है, और सुनो, इस शॉल को ऐसे ओढ़ लो जैसे कि आधी में तुम छुप जाओ और आधी में मैं। दोस्तों, जैसे ही इस बात को कहता है भोला, तो पुष्पा जो है वह भी ठंड से पीड़ित थी, मना नहीं कर पाती, और दोस्तों, अब दोनों उस शॉल के अंदर आ जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही वह शॉल के अंदर थोड़ी गर्माई सी बनती है, अब तो वह जो लड़का भोला है वह कहता है कि पुष्पा, मैं क्या तुम्हारे कंधे के साइड में हाथ रख सकता हूं, तो पुष्पा उसको मना नहीं कर पाती। और दोस्तों, अब तो पुष्पा, जहां उसे थोड़ी गर्माहट महसूस होने लगी थी, वह भी अब इशारों में पूछती है भोला से कि उसके कंधे पर वह सर रख ले। और दोस्तों, यहाँ भोला भी उससे मना नहीं करता है, और दोस्तों, अब वह पुष्पा बस अपना सर रख के भोला के कंधे पर और आराम से ऐसे लेट गई है जैसे वह सो रही है। और दोस्तों, उसको न जाने कब कब में नींद आ गई, और अब यहाँ पर दोनों बड़े ही तसल्ली से वहाँ उस शॉल के अंदर छुपे हुए होते हैं। दोस्तों, आगे जब वह बस एक होटल पर रुकती है, वहाँ पर वह भोला उठ खड़ा होता है और वह पुष्पा से कहता है कि तुम शॉल ओढ़े रखना, मैं अभी आता हूँ। और दोस्तों, अब जो भोला है वह होटल में जाता है और 2 गर्मा गर्म चाय लेकर आता है। वह एक चाय होती है उस लड़की पुष्पा के लिए,
और एक चाय उस खुद के लिए। दोस्तों अब दोनों चाय पी रहे होते हैं और चाय पीने से उनके शरीर में और भी गर्माहट आती है। दोस्तों अब बस फिर दोबारा चल पड़ती है और दोनों अपने आप को उसी शॉल में एक दूसरे के पास सटाकर ऐसे बैठे हैं जैसे कि दोनों पति पत्नी हो। यानी कि अब तो जो पुष्पा है वह पुष्पा भोला की उस दरियादिली पर अपना दिल न्यौछावर कर चुकी थी। वह सोचने लगी थी कि वाकई में जहां मैं एक आदमी को इतना बुरा समझ रही थी, ये भी तो देखिए, ये भी तो एक आदमी है जो कि बहुत ही अच्छा है। दोस्तों बस अब मथुरा होते हुए सीधी पहुंच जाती है आगरा, और आगरा पहुंचते पहुंचते बस को करीब 1 बज जाता है। और दोस्तों 1 बजे बस जैसे आगरा पहुंचती है, अब यहाँ पर वहाँ जहाँ भोला को उतरना था वहीं पर वह लड़की यानी कि पुष्पा भी उतरती है। अब दोस्तों पुष्पा अकेली एक ऑटो का इंतजार कर रही होती है वहीं फुटपाथ पर खड़े खड़े, और भोला बस उसके बगल में ही खड़ा है, वह भी यहाँ पर खड़ा था। लेकिन दोस्तों जब पुष्पा उसे पूछती है कि भोला तुम कहाँ जाने वाले हो, तो यहाँ पर भोला कहता है कि देखो उसका मकान तो जहाँ उसने किराए पर वह मकान ले रखा है वह तो उसके नज़दीक ही है, वह तो वहाँ चला जाएगा पैदल ही, लेकिन वह यहाँ पर इसलिए रुका हुआ है कि यहाँ कोई ऑटो आ जाए और ऑटो में वह तुमको सुरक्षित बिठा के वहाँ से घर चला जाएगा। दोस्तों इस बात को सुनकर वह बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है, सोच रही होती है पुष्पा कि वाकई में ये लड़का इतना अच्छा भी है। दोस्तों अब काफ़ी देर वहाँ खड़े होने के बाद भी अब उस लड़की को वहाँ पर कोई भी ऑटो नहीं नज़र आता है। दोस्तों अब भोला सोच रहा होता है कि क्यों ना उसको आगे और बात कर लेनी चाहिए। वह भोला अब पुष्पा के नज़दीक आता है और उससे हाथ जोड़कर कहता है कि देखो रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, यहाँ पर कोई ऑटो वगैरह तो आ नहीं रहे, मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे साथ मेरे कमरे पर चलें, क्योंकि वहाँ मैं बहुत कम आता हूँ, अक्सर कंपनी के ही उन क्वार्टर्स में रहता हूँ, लेकिन मैंने अपने लिए उस कमरे को ले रखा है। अब दोस्तों यहाँ वह हाथ जोड़कर जिस प्रकार से पुष्पा से कह रहा है, पुष्पा उससे बिल्कुल भी मना नहीं कर पाती है। दोस्तों अब पुष्पा उस भोला के पीछे पीछे उसके उस घर में जाने लगती है। दोस्तों जैसे ही वह उस घर में जाती है तो यहाँ पर पुष्पा उस घर को देखकर वाकई में हैरान रह जाती है कि अरे वाह क्या घर है, इतना सुंदर घर, इतना साफ सुथरा, ऐसा कैसे हो सकता है। वह अब अनायास ही पूछ पड़ती है उस भोला से कि भोला क्या इस घर की साफ सफाई तुम ही करते हो। तो यहाँ पर भोला कहता है कि हाँ, इस घर को साफ सुथरा रखने में बस वह खुद की मदद किया करता है और बस वह घर को साफ सुथरा रखता है। दोस्तों जिस प्रकार से भोला उस पुष्पा से बात कर रहा है, अब भोला जल्दी से एक चाय बनाकर लाता है और वह उस चाय को उस पुष्पा को पिलाता है और एक कप में खुद भी पीता है, और बड़ी ही तसल्ली से अब दोनों जिस प्रकार से रात के थके हुए से थे, अब वो लोग बस सोने की बात चल रही थी, लेकिन वहाँ पर एक छोटा सा बेड होता है। दोस्तों उस बेड को देखकर भोला कहता है कि देखो पुष्पा तुम उस बेड पे सो जाओ और ये एक कंबल है और इस कंबल को ओढ़ लो। लेकिन दोस्तों पुष्पा मना करती है कि यदि वह बेड पर सो गई तो फिर तुम कहाँ सोओगे। भोला कहता है कोई बात नहीं, मैं तो इस सोफे पे लेट जाऊंगा, तुम बस वहाँ कम्बल में लेट जाओ। दोस्तों पुष्पा अब उस लड़के भोला को मना नहीं कर पाती और बस चुपचाप उस कंबल में जाकर लेट जाती है। दोस्तों अभी यहाँ पर सोफे पर वह लड़का यानी कि भोला भी लेटा हुआ है और वह भोला बड़े ही प्यार से आराम से बात कर रहा होता है, पूछ रहा होता है। तो यहाँ पर पुष्पा और भोला दोनों बातें कर रहे हैं और दोस्तों उनकी बातों में वह मिठास, वह प्यार ऐसा घुला हुआ है कि अब पुष्पा उसको कहती है कि सुनो भोला, तुम सोफे पे क्या कर रहे हो, तुम्हें ठंड लग रही होगी, आ जाओ, तुम यहाँ आ जाओ मेरे कंबल में। और दोस्तों अब वह भोला भी अपने आप को नहीं रोक पाता और वह सीधा उठकर उसी बेड पर पहुंच जाता और उसी कंबल में दोनों यानी कि पुष्पा और भोला दोनों बैठे हुए हैं। और दोस्तों उनकी जिस प्रकार से वह गुफ्तगू चल रही है, दोस्तों उनकी सांसों की गर्माहट एक दूसरे के शरीर को गर्म करने में लगी है। अब एक दूसरे को दोनों प्यार से बड़ी ही झुकी नज़र से देखते हैं और दोस्तों उनकी झुकी नज़र एक दूसरे से मतलब कि एक ऐसा प्यार जताते हैं कि अब यहाँ पुष्पा उस लड़के भोले को गले लगा लेती है। दोस्तों भोला भी अपने आप को नहीं रोक पाता और वह भी उस लड़की यानी कि पुष्पा को गले लगा लेता है। और दोस्तों अब दोनों जने उसी कंबल में दोनों एक दूसरे से चिपक कर लेट जाते हैं। लेकिन दोस्तों जहाँ शरीर की जो तरंगें यानी कि उत्तेजना है वे एक दूसरे को शांत नहीं लेटने देती। और दोस्तों यहाँ पर दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार जताते हैं और दोस्तों एक दूसरे के होठों को चूम लेते हैं। दोस्तों जिस प्रकार से दोनों के बीच में वह उत्तेजना जन्म लेती है, अब तो उन दोनों के बीच में
बहुत ही गहनता के साथ एक दूसरे के साथ चिपकाव हो जाता है। दोनों एक दूसरे से बहुत ही ढंग से चिपक जाते हैं, यानी कि ऐसा लग रहा होता है कि दोनों के बीच में शारीरिक संबंध कायम होने वाले हैं। दोस्तों अचानक वह भोला कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। वह अब उस लड़की यानी कि पुष्पा से मना कर देता है और पुष्पा से कहता है कि देखो, मैं तुमसे अभी भी हाथ जोड़कर कहता हूँ कि तुम ऐसी कोई भी कार्यविधि मत करना, वरना हम दोनों कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। जहाँ मैं आपके साथ भलाई करना चाह रहा हूँ, कोई लोग ये कहेगा कि यार आज के बाद कभी ऐसी भलाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ना ज़्यादा तुम मुझे जानती हो ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ, इसलिए हमको शायद ये काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों इस बात को सुनकर वह लड़की पुष्पा बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाती है। उसकी आंखों में खुशी के वो आंसू होते हैं जिन आंसुओं को वह शायद सभी को ना दिखाना चाह रही हो, और आंख ही आंखों में उन आंसुओं को पी जाती है। दोस्तों अब वह जो सुबह होती है, सुबह अब करीब 10 बज रहे होते हैं। अब वह जो पुष्पा है वह जागती है तो वह पाती है कि यहाँ उस घर में वह लड़का यानी कि भोला साफ सफाई में जुटा हुआ है। और जैसे ही सुबह होती है वह अब बड़े ही प्यार से पुष्पा को गुड मॉर्निंग कहता है और बस उनके लिए एक अच्छी सी कॉफ़ी बनाकर लाता है। दोस्तों पुष्पा उस कॉफ़ी को पीकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वह अब भोला से कहती है कि मुझे अपना नंबर दे दो। दोस्तों भोला भी अब अपना नंबर उन लड़की को बता देता है। पुष्पा उस नंबर को लेकर भोला के फ़ोन पर फ़ोन करती है तो उस लड़की का फ़ोन नंबर भी भोला के फ़ोन पर पहुंच जाता है। दोस्तों जहां भोला और पुष्पा के फ़ोन नंबर्स का आदान प्रदान हुआ, उसी प्रकार से अब वह पुष्पा कहती है कि उसको अपने घर जाना चाहिए। और दोस्तों पुष्पा अब जाती है अपने ससुर मांगेराम के घर और वहाँ पर वह बहुत ही ज़्यादा हिम्मत दिखाते हुए अपने ससुर मांगेराम से कहती है कि ससुर जी उसको अपने मायके जाना है। दोस्तों मांगेराम भी उससे मना नहीं कर पाते और दोस्तों अब वह जो पुष्पा है अपने मायके चली जाती है और यहाँ पर वह अपनी सारी जो आप बीती घटना है, पूरी बात है, वह पूरी बात बताती है अपने परिवार को और उनसे कहती है कि देखो उनके साथ क्या क्या हुआ है, किस प्रकार से उस पुष्पा को ठग लिया गया है। दोस्तों अब यहाँ पर दोनों परिवारों की बड़ी सी पंचायत होती है और दोस्तों यहाँ पर उस पंचायत में जब मांगेराम जो कि निखिल के पिता होते हैं उनसे जब पूछा जाता है तो अब यहाँ पर मौके पंचायत पे अब बुलाया जाता है उस लड़के निखिल को। और निखिल जब वहाँ आता है तो निखिल सारी बातें जो कि उस पुष्पा ने बताई थी उन सभी बातों को स्वीकार कर लेता है और वो कहता है कि हाँ उसकी ऑफिस में काम करने वाली उस लड़की राशि से उसने प्रेम विवाह किया है और वह वहीं दिल्ली में सरोजनी नगर में एक कॉलोनी में रहा करता है। उसका एक छोटा सा बच्चा भी है, वह अब राशि के साथ ही रहना चाहता है। दोस्तों इन बातों को जैसे ही वह मांगेराम सुनता है, मांगेराम बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा और दुखी होता है। वह कहता है कि निखिल आज से तुम मेरे लिए मारे जा चुके हो, मैं आज के बाद तुम्हें अपने परिवार में कभी भी अपना बेटा नहीं मानूंगा। मैं आज पूरे भरे समाज के आगे तेरे जैसे बेटे को अपने परिवार से बेदखल करता हूं। और दोस्तों इन शब्दों को कहते हुए मांगेराम अब कहता है उस पुष्पा के पिता से कि आप बताइए आपका कितना खर्चा हुआ है इस शादी में। दोस्तों यहाँ पर जो पुष्पा के जो पिता हैं वो भी बड़ी शर्मिंदगी से कहते हैं कि उनका जो खर्चा हुआ है वह सब कुछ उनको बता देगा, लेकिन मेरी आपसे विनती है कि आप लोगों ने जो इतनी बड़ी सच्चाई मुझे ना बताकर मेरे साथ जो पाप किया है वह वाकई में बहुत ही बुरा है। दोस्तों इस प्रकार की पंचायत में हो रही बातों को सुनकर दोनों दुखी हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और दोस्तों अब यहाँ पर उन दोनों का फैसला हो जाता है। और दोस्तों उस फैसला होने के बाद अब वह जो लड़की है वह अपने परिवार में बात करती है कि उनको एक लड़का पसंद आया है। वह उस भोला के बारे में भी सारी बातें बताती है और फिर उस भोला को अपने घर बुलाती है और वहाँ उसके परिवार से उसकी मुलाकात करवाती है। और दोस्तों वह सभी लोग इस बात पर राजी हो जाते हैं कि वाकई में पुष्पा बेटा तेरे लिए वह निखिल नहीं, तेरे लिए तो यह भोला बना है। वह भोला जो कि बहुत ही अच्छा सुंदर दिखने वाला लड़का है, उस लड़के को अपने दूल्हे के रूप में यानी कि अपने पति के रूप में चुनकर वह पुष्पा बहुत ही खुश होती है। और बस पुष्पा उस रात जब दुल्हन बनकर आती है उस भोला के घर में, तब जाकर वह अपने पति भोला के साथ सुहागरात मना पाती है। दोस्तों इस प्रकार से उस पुष्पा के साथ होने वाली यह दुखद घटना अब एक सुखद घटना के रूप में तब्दील हो चुकी थी। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का अर्थ यह नहीं कि आप लोगों को दुखी या परेशान किया जाए, किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाई जाए, लेकिन दोस्तों हमारा उद्देश्य सिर्फ यह है कि समाज में आजकल जिस प्रकार से प्रेम विवाह जैसी, लव मैरिज जैसी
कुरीतियां फैली हुई हैं। लोग बिना बताए अपने माता पिता से छुपाए ऐसे काम तो कर लेते हैं और बाद में उनके माता पिता को पूरे समाज के आगे शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। ऐसे कृत्य बिल्कुल ना करें दोस्तों। आप लोग अपने परिवार की गरिमा को बनाए रखें और उनकी हमेशा इज्जत किया करें। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया संसदीय मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।